कि आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं था। कभी आप कांग्रेस से नाराज हुए तो समाजवादी को वोट दिया, कभी आप समाजवादी से नाराज हुए तो आपने बहुजन समाज का साथ दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर आपके सामने है। मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रखना जरूरी समझता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना ये आपके वोट को जाय करने के बराबर है। वो क्यों है? कल अखिलेश यादव के वालिद मोहतरम मुलायम सिंह यादव साहब ने इटावा में एक जलसा किया और उस जलसे में मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ दो बातें कही। एक बात ये कहा कि मेरे भाई शिवपाल को कामयाब करो, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आप लोकदल को अपना वोट दो। आप अंदाजा लगाइए कि खुद अखिलेश यादव के वालिद मोहतरम उनकी तायीद में कोई बात नहीं करते और ये कह रहे हैं कि लोकदल पार्टी को वोट दो। मेरे भाई, जब एक घर में मौजूद एक बुजुर्ग ये कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी को और कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दुनिया शायद मुझ पर इल्जाम लगा दे कि मैं एक जज्बाती तकरीर करके लोगों के दिल को बहला दूंगा, मगर मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। आप खुद गौर करिए कि जिस शख्स और जिस घर में उस घर का एक बुजुर्ग उसके घर के बेटे की तायीद नहीं करता, तो फिर आप और हम क्यों उस पार्टी को वोट दें? दूसरी अहम बात यह है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल पहले अखिलेश यादव ने जो वादे किए थे वो कहां तक पूरे हुए? मैं आपके सामने एक अहम मौजू का जिक्र करना बहुत ही जरूरी समझता हूं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी वोट का मुतालबा कर रही है। हर जगह अखिलेश ये कहते हैं कि हमारा काम बोलता है। कल लखनऊ में अखिलेश और कांग्रेस के सीनियर लीडर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। मैंने अखबार में आज देखा कि किसी एक सहाफी ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के अक़लियतें, माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यक समाज आपको क्यों वोट दें? तो अखिलेश यादव ने बयान दिया जिसको टीवी पर भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने 20 महकमे जात में 30 डिपार्टमेंट्स में 85 स्कीम्स में 85 स्कीमों में 20% हिस्सेदारी अक़लियतों या अल्पसंख्यक समाज को दी है। मेरे भाई, यहाँ पर अगर कोई आरटीआई के एक्टिविस्ट होंगे तो मेरी इस बात का तस्दीक करेंगे कि अखिलेश यादव ने 13 मई के दिन ये स्कीम का ऐलान किया और फिर 2016 में उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने इस स्कीम की एक मीटिंग बुलाई और वो आधे घंटे के अंदर खत्म हो गई। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज के लिए उनके 30 डिपार्टमेंट में 85 स्कीमों पर अमलावरी हुई, कल अखिलेश यादव मुरादाबाद आ रहे हैं, मैं चैलेंज करके जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव वो 85 स्कीम का तो छोड़ो, आप 10 डिपार्टमेंट में अगर वो 25 स्कीम को आपने अमलावरी की तो कल मुरादाबाद के अवाम के सामने अपना रिकॉर्ड पेश करो। मेरे भाई, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने झूठ कहा, झूठ का सहारा लेकर अवाम में एक वादे करते जा रहे हैं। जो स्कीमों का ऐलान किया उस पर कोई अमलावरी नहीं हुई। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने कहा था कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। आज जब इंतखाबात इलेक्शन आए गए तो अखिलेश कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान के दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन या तरमीम करना पड़ेगा।
फिर झूठ बोल रहा है ये शख्स, इसलिए कि मैं जिस रियासत से आता हूं तेलंगाना, वहां पर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन मिल रहा है, कर्नाटक में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है। और मैं यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्गों को बताना चाहता हूँ, नौजवानों को बताना चाहता हूँ, जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की उनमें ख्वाहिश है, हर साल तेलंगाना में गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में कितने बच्चे डॉक्टर मेडिसिन की डिग्री पढ़ने जाते हैं आपको मालूम? पूरे तेलंगाना में कम से कम 130 या 140 मुसलमान बच्चे बच्चियां गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती है। इंजीनियरिंग के शोबे में 350-400 के करीब MBA, MCA, आर्किटेक्चर, और फिर जब टीचरों की जायदादें निकलती हैं उसमें रिजर्वेशन मिलता है। आज जब तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक में मिल सकता तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि अखिलेश यादव की नीयत में खोट है। ये कभी भी गरीब और मजलूम मुसलमानों को ताकतवर बनता नहीं देख सकते। ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तालीम के मैदान में गरीब और मजलूम गरीबों के बच्चे आगे बढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। मेरे भाई, आज समाजवादी पार्टी ने 5 साल पहले जो वादा किया, आज ये कहकर वहां से अपने हाथ को छुड़ा रही है कि संविधान में संशोधन करना पड़ता। आज अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस पार्टी है। आपको याद होगा, याद दिला रहा हूं, 2012 के असेंबली इंतखाबात में यही कांग्रेस मरकज में दिल्ली में हुकूमत थी। मनमोहन सिंह उनके वजीर आजम थे। उस वक्त एक कानून पास किया गया था कि 4.5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के जो ढकोसले वादे हैं, जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हुआ और पास होने के बाद जाहिर है कोई शख्स हैदराबाद की हाई कोर्ट में केस डाला। केस इसके खिलाफ था कि 4.5% नहीं मिल सकता। जस्टिस लोकूर ने जजमेंट दिया। मैं नाम लेकर कह रहा हूं, जस्टिस लोकूर आज सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। जस्टिस लोकूर ने अपने जजमेंट में लिखा कि कांग्रेस की हुकूमत ने एक वकील का सही तकर्रुर नहीं किया अपने फैसले की तायीद करने के लिए। जस्टिस लोकूर ने अपने जजमेंट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त की मरकज की मनमोहन सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कोर्ट को नहीं दिया। आज ये दोनों एक होकर फिर से हमको दगा देने आ रहे हैं। मेरे भाई, मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो याद रखो, जब तक आपकी सियासी आवाज नहीं होगी, एक आजाद सियासी आपके नुमाइंदे आपके वोटों से कामयाब नहीं होंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। याद रखो, अगर रातों में बैठकर तुम सर पे हाथ रखकर मायूसी का शिकार हो जाओगे तो मेरे अजीज दोस्तों, तुम्हारे इस मायूसी का कोई इलाज नहीं है। अगर कोई बेवाओं की तरह रोता है, फरियाद करता है, तो दुनिया उसको कमजोर समझती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करो। ऐ मुरादाबाद के गयूर नौजवानों, क्या तुमको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया? क्या अल्लाह ने तुमको सोचने और समझने की तमीज नहीं दी? अगर ये अल्लाह ने ये तमाम औसाफ से तुमको आरास्ता किया, ये कीमती चीजें इंसान ने अल्लाह को दी है, तो जरा दिमाग पर जोर डालो और अपने आप से सवाल करो कि समाजवादी के 5 साल में किसको फायदा होता था, किसको फायदा हुआ? यादव परिवार को हुआ। बहुजन समाज के 5 साल में किसको फायदा हुआ? तो उन्हीं लोगों को हुआ जो गरीब और मजलूम है। बताओ फिर हमारा क्या फायदा और नुकसान हुआ? ये फैसला आपको करना है अपने वोट का इस्तेमाल करने से पहले। यही समाजवादी पार्टी ने 2012 में वादा किया था
कि हर मुस्लिम इलाके में स्कूल खोले जाएंगे। 15 तारीख को वोट डालने से पहले जरा अपने आप पर जोर डालकर सवाल करो अपने आप से कि क्या मुरादाबाद शहर में ये समाजवादी की सरकार ने कोई गवर्नमेंट के स्कूल खोले? आपको जवाब मिलेगा नहीं खोले। ये वादा भी उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया था। रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, संविधान में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो स्कूल तो खोल सकते थे, नहीं खोले। अखिलेश ने वादा किया था, क्या वादा किया था कि मुस्लिम इलाकों में हम कैंप करवाएंगे, कैंप करवाकर उन नौजवानों को पुलिस में भर्तियां कराएंगे। सोचो नौजवानों, मुझे उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा मुकाम बता दो जहां 5 साल में अखिलेश यादव ने कोई कैंप करवाया, नौजवानों को बुलाया और कहा कि इस कैंप में शिरकत करो। आज संभल में तकरीर करते हुए अखिलेश यादव बोलते हैं कि इम्तिहान नहीं रखेंगे, सिर्फ दौड़ और जो भागेगा उसमें जीत जाएंगे। अखिलेश यादव अब 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद की आवाम तुमको भगाएगी इख्तिदार से, तब तुमको मालूम होगा कि तुम्हारे वादे कहां तक सच साबित हुए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, यही वादा किया था कि जेल में जो बच्चे सड़ रहे उनको छोड़ा जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं अखिलेश यादव को, तुम कल जब मुरादाबाद को आओगे तो यही मुरादाबाद के नौजवानों और बुजुर्गों के सामने उन 100 बच्चों का नाम पेश करो जिनको तुम्हारी हुकूमत ने जेल से छुड़ाया। उन 100 बच्चों को तुमने पैसे देने का वादा किया, कितनों को पैसे दिए बता दो। तुमने कहा था कि खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वादा किया गया था कि जो 10 कार हैं उनको बर्फी फ्री में दी जाएगी, कहां दिया गया? ये तमाम वादे एक लंबी फेहरिस्त है इनके वादों की जो पूरा नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ? डेवलपमेंट, विकास की बात अखिलेश करता है। हाँ, ये बात सही है कि विकास मैनपुरी में हुआ, विकास इटावा में हुआ, विकास सैफाई में हुआ। और कैसा विकास हुआ कि अखिलेश यादव ने सैफाई में एक जू बनाया और उस जू में 10 बबर शेर को लाकर रखे और उस 10 में से 6 मर गए। 10 में से 6 मर गए तो अखिलेश यादव ने लखनऊ से डॉक्टर नहीं बुलाए, अखिलेश यादव ने लंदन से डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि जू में जानवर मर गए थे। ये मुख्यमंत्री है, मुरादाबाद हो, संभल हो या फिर बिजनौर हो, यहां पर गवर्नमेंट के अस्पतालों में गरीबों का कोई देखने वाला नहीं है, दवाएं नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं है। मगर सैफाई में जंगल में बबर शेर मर जाते हैं तो मोहतरम अखिलेश यादव दिल तड़पता है, लंदन से डॉक्टर को बुलाते हैं। मुरादाबाद के इसी गली कूचों में साफ पानी नहीं मिलता, बच्चे बीमार पड़ जाते, बुजुर्ग बीमार पड़ जाते, तो अखिलेश यादव ने क्या किया? सैफाई में जो जानवर थे वहां पर एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट बनाया। ये जो किनली और यह कोफीना का बॉटल में जो पानी आता है, वो पानी का इंतजाम जंगल के बबर शेर के लिए अखिलेश ने किया। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप मालूम करवा लो। और ये काम उन्होंने वहां पर किया। जब जंगल जू में आप जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम कर सकते तो इंसानों की बस्तियों में क्यों नहीं किया अखिलेश? ये सवाल आपको करना है 15 तारीख के दिन वोट डालने से पहले। और फिर ये नौकरियों का वादा करता है अखिलेश कि मैंने नौकरियां दी। ठीक है, एक और इनकी झूठ साबित करता हूं आपके सामने। उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट में 3,65,000 नौकरियां मंजूर शुदा सैंक्शन पोस्ट है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वाहिद रियासत है जहां पर 55% पुलिस की जायदादें खाली पड़ी हुई हैं।
1,65,000 पुलिस के लोग काम कर रहे हैं। 1,90,000 की वैकेंसी है। अगर 5 साल में अखिलेश यादव इसको पूर्ण करते तो मुसलमानों के नौजवानों को नौकरी मिलती, दलित को मिलती, कुशवाहा को मिलती, एमबीसी को मिलती, यादव को मिलती, सबको मिलती। 5 साल सोते रहे और 1,90,000 जायदादें खाली पड़ी हुई है। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश में पुलिस का बजट कितना है? 16,000 करोड़ रुपये। 16,000 करोड़ का बजट है, मगर कोई पुरसान हाल नहीं है। 2012 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में अखिलेश ने वादा किया था कि कोई फिसाद नहीं होने देंगे। मेरे भाई आरटीआई में लोगों ने एप्लीकेशन डाला और आरटीआई का एप्लीकेशन कहता है कि उत्तर प्रदेश में 400 फसादात हुए। यही कांग्रेस और समाजवादी 400 फसादात, अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इक़्तिदार मिलेगा तो 800 फसादात देंगे आपको। और जब लोग मरेंगे तो बोलेंगे तुम्हारी औरत की कीमत 5 लाख, तुम्हारा घर जल गया उसकी कीमत 15 लाख। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, इंसान की जान की कीमत या उसके घर की कीमत कोई पैसों से नहीं तोल सकते। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करे। जो अखिलेश यादव नाकाम साबित हुए, 15 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो मेरी इस बात को भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में वो वाहिद रियासत है जहां पर अखिलेश के 5 साल में 200% बलात्कारों के वाकयात में इजाफा हुआ, 200% इंक्रीज हुआ औरतों की रेप का। क्या इसके बावजूद भी आप समाजवादी पार्टी को वोट डालेंगे? 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ। इनका ये रिकॉर्ड है लॉ एंड ऑर्डर का। जब लॉ एंड ऑर्डर इतना बदतरीन है तो कौन सा विकास होगा, कौन सा काम बोलता है? और मेरे भाई, ये मेरे सामने मैं रिपोर्ट लाया हूं, देखो गौर से इसको, देखो गौर से इसको। रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है लूजिंग फेथ, यानी एतमाद उठ जाना। किसकी रिपोर्ट है ये? 2 दिन पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को निकाला, 2 दिन पहले। और इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया की मशहूर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसने मुजफ्फरनगर के उन 7 खवातीन का जिक्र किया जिनकी इज्जत लूटी गई थी, जिनका इज्तिमाई रेप हुआ था। और जब वो सुप्रीम कोर्ट को गए और सुप्रीम कोर्ट ने यहां की सरकार से कहा कि इनसे जल्द से जल्द इंसाफ करो। मेरे भाई, ये रिपोर्ट पढ़ो नौजवानों, जो पढ़ सकते हैं पढ़ो। अगर मैं इस रिपोर्ट के एक सफे को उर्दू में बयान करना शुरू करूंगा तो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि तुम्हारे आंख से आंसू नहीं बहेंगे, तुम्हारे आंख से खून के आंसू बहेंगे, तुम्हारा कलेजा मुंह पर आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, यही तालियां मार मार कर हम अपने जज्बात को उड़ा देते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जुल्म की दास्तान इसमें बयान की गई। सफे नंबर 4 पर क्या लिखा गया? सफे नंबर 4 पर यह रिपोर्ट लिखती है कि एक किसी खातून का नाम गजाला था, नहीं मालूम उसका नाम है, मगर कानून ये कहता है कि जिसका रेप होता उसका सही नाम नहीं लिखा जाता, मगर रिपोर्ट में गजाला लिखा। सफे नंबर 4 पर गजाला क्या कहती है? खाली 1-2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं कि 3 लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर तुम खामोश नहीं बैठोगे तो तुम्हारे 4 साल के बच्चे को जान से मार देंगे। उसके बाद 3 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी। ये औरत कहती है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया। जब मेरी इज्जत लुट चुकी तो मैं उठी, वो ट्यूबवेल से अपने जिस्म को साफ किया, अपने बेटे को पानी पिलाया क्योंकि मेरा बेटा बेहोश हो गया था। क्या आपको मालूम कि यही गजाला कोर्ट में जाकर कहती है कि मैं नहीं जानती इन लोगों को, क्योंकि जब कोर्ट को जा रही थी तो जालिम वो सामने आकर उसके बेटे के पेशानी पर तफंचा लगा दिया और कहा कि अगर कोर्ट में जाकर बयान दोगी तो तुम्हारे बच्चे को मार देंगे।
ये खातून जाकर कोर्ट में कहती है कि नहीं, मैं नहीं पहचानती। ये 7 में से 2 खवातीन ने जाकर कोर्ट से कह दिया, जो मुजफ्फरनगर में उनकी इज्जत लूटी गई थी, कि हम नहीं जानते इन जालिमों को जिन्होंने मेरे जिस्म के तार को तार तार कर दिया, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। उसमें से एक औरत का, एक खातून का शौहर कहता है, क्या कहता है शौहर, सुनिए शौहर क्या कहता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसका बयान छपा। वो कहता है कि हम क्या करते, हमको 15 लाख रुपए देने का वादा किए गए थे, हम बोले 15 लाख नहीं चाहिए, हम 15 लाख नहीं लिए। हम कोर्ट में जाकर अपने बेटे की जान के लिए, अपने बच्चों की जान के लिए जाकर कोर्ट में कह दिए नहीं पहचानते। क्या कर रहा था अखिलेश, ये क्या कर रहे थे इनके अरकान असेंबली, चूड़ियां पहन के सो रहे थे। अगर कोई इनके एमएलए को भूल के देख ले, इनके गाड़ी के सामने को आ जाए, तो खुदा की कसम उनके चमचे निकलकर उस नौजवान को मार देंगे, पीट देंगे। ये इंसाफ है उत्तर प्रदेश का। सोचो मेरे भाई, सोचो थोड़ी देर के लिए कि 7 में से 2 औरतें कोर्ट में बयान दे दी कि हम नहीं जानते। एक का नाम ईशा था, जो पिछले साल एक बच्चे को पैदा करके इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अब 4 खवातीन ये कह रही है कि अखिलेश की सरकार इंसाफ नहीं करना चाहती। हिंदुस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कोई वकील अगर यहां पर है तो तस्दीक करेंगे। सीआरपीसी सेक्शन 309 ये कहता है, अगर किसी औरत का रेप होता है, चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में 2 महीने में मुकदमा खत्म होना चाहिए। यहाँ 2-2 साल हो गए मेरे अजीज दोस्तों। ये अखिलेश विकास की बात करता है, ये अखिलेश विकास की बात करता है। नौजवानों, तुम मुरादाबाद में जरूर बैठे हो, मगर खुदा की कसम तुम इंसान हो, मैं इंसान हूं। यकीनन तुम और हम मुसलमान हो गए, या जहां तक मेरी आवाज जारी तो नहीं होगा, मगर हम इंसान हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि किसी औरत की इज्जत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर कोई गैर मुस्लिम औरत की भी इज्जत लूटी जाएगी और किसी भी हिंदुस्तान के कोने में आप पुकारेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला 100 दिनों उसी दौड़ता हुआ उस औरत की मदद के लिए पहुंचेगा। 2.5 साल 2 साल चार्जशीट पड़ गई, मगर उनको सजा नहीं मिली। एक खातून इसमें कहती है, क्या कहती है उसमें, उसका नाम पढ़ के सुनाता हूं आपको। आरजू खातून का नाम है। इसने कहा कि 5 लाख मिले तो सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर मिले, और उसमें से आधे से ज्यादा पैसे खाली कोर्ट को आने जाने में खर्च हो गए। मेरे भाई, ये है, ये उत्तर प्रदेश में विकास बोलता है। इतने मिले थे ना, क्यों कोई आवाज नहीं उठाया, बताइए। बोलते हैं कि मैं फिरका परस्त हूं, ठीक है भाई, दुनिया का बदतरीन शख्स कोई है तो वैसे ये मानता हूं, मगर जो तुम जीत कर आए थे, अगर तुम 10, 15, 20 एक गाड़ी में अखिलेश के पास चले जाते और जाकर बोलते कि चीफ मिनिस्टर साहब, इन औरतों से इंसाफ करो, तुम्हारा 20 एक साथ जाना अखिलेश की रात की नींद हराम हो जाती, वो रातों रात केस को चलवाता और उन जालिमों को सजा हो जाती। मगर नहीं मेरे भाई, इनकी जबानें नहीं खुलती। इनके दिमागों में क्या है कि नहीं, हम ही चौधरी हैं, हम सब चीज करना जानते हैं। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, ये बातें अब चलने वाली नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनसे कहती है कि तुम अगर हुक्मरान हो, तुम अगर मुख्यमंत्री हो, तो मुझे हकारत की नजर से मत देखो, मुझसे नफरत मत करो। मैं तुम्हारी रहम की भीख तुमसे नहीं मांग रहा हूं, मैं तुमसे ही कह रहा हूं कि मुझसे इंसाफ करो, मेरा हक मुझको दे दो, वो हक जो हिंदुस्तान का संविधान मुझसे वादा किया। और अब क्या कहते हैं कि मजलिस फिरका परस्त है, ये असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। मेरे भाई, आप बीजेपी को सुन लीजिए, बीजेपी कहेगी ये ओवैसी ये आतंकवादियों की मदद करता है। कांग्रेस सपा कहेगी ये फिरका परस्त है। अरे कांग्रेसियों, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों,
और बीजेपी आरएसएस वालों सुनो, तुम दुकान तो चला सकते हो जहां पर तुम लोगों को बुलाकर सर्टिफिकेट दे सकते हो कि हाँ ये राष्ट्रवादी है, वो सेकुलर है। मैं कांग्रेस, सपा और बीजेपी से कह रहा हूं कि तुम्हारे दुकान पर मैं नहीं आऊंगा, ना मेरी जूती आएंगी, तुम अपनी दुकान चलाओ। मुझसे बढ़कर कोई राष्ट्रवादी नहीं है, मुझसे बढ़कर कोई सेकुलर नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस मुल्क को आजाद करवाने में सबसे पहला खून का खतरा, सुनो कांग्रेसियों, हमने दिया था। तुम्हारा गांधी परिवार तो बात नहीं आया, महात्मा गांधी बात नहीं आए, पहले हमने अपना खून का खतरा बहाया। और मोहनदास करमचंद गांधी को खिताब महात्मा किसने दिया? मैंने दिया था, मैंने दिया था। आज हमसे कहते हैं कि तुम आतंकवादियों की मदद करते हो, तुम फिरका परस्त हो। अगर तुम सेकुलर हो तो बताओ फिर ये रिपोर्ट क्या कह रही है? अखिलेश यादव, कल मुरादाबाद में तुम आओगे तो बताओ इस रिपोर्ट झूठ है या सच है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल है, इसके ताल्लुक से आपको सोचना है। फिरका परस्त हूं मैं, कम्युनल हूं, ये इल्जाम चलते रहेंगे, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं वादा कर रहा हूं और आप तमाम के दरमियान में कह रहा हूं कि जिस तरह काशी राम ने मजलूम आवाम के लिए काम किया, इंशाअल्लाह ताला मैं जब उस दुनिया से चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि हाँ, मुरादाबाद शहर को आकर एक दीवाना कहता था कि मैं काशी राम से ज्यादा करके काम करके मजलूम और गरीब आवाम के हक दिलाऊंगा, उनको मुत्तहिद करूंगा, इंशाअल्लाह ताला मैं करूंगा। आप अंदाजा लगाइए कि सब पे इल्जाम लगाना ये फिरका परस्त है। ये करते क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसा इलेक्शन आता है तो फौरन अखबार में एक बयान आता है, ये 19% कहां जाएंगे, 19% कहां जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करते? नहीं देखिए, बीजेपी को हराना है, जैसा कि हम जिंदगी में कभी उनको वोट दिए, कभी नहीं दिए, ना देंगे। क्या 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने बीजेपी को वोट दिया? नहीं, बोलिए, जोर से बोलिए, आपने दिया? तो क्या आप देंगे? आप मेरे भाई, अगर मैं भी बोलूंगा खुदा ना खास्ता तो आप नहीं देंगे। मगर यहां पर क्या करते हैं, मेरे जैसे एक शख्स को तलाश कर लेते हैं, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, तो मेरे जैसा होगा वो, उसको बुलाएंगे, फौरन एक फूल का हार उनको पहना देंगे, बोलेंगे अब आप ही है जो बीजेपी को रोक सकते। और हम बहुत कुछ होते, हाँ हम ही है, हम ही रोकेंगे, हम ही रोकेंगे, हमारी तारीफ गवाह है, हमने तमाम शमशीरें निकाल ली। अरे कहां शमशीरें निकाली, तबाह बर्बाद हो गए। और फौरन एक फूल का हार पहना देते हैं और उनको बाजा देते हैं कि मारो बाजा सेकुलरिज्म का, मारो मारो। 70 साल से हम बाजा मारते मारते थक गए मेरे भाई, 70 साल से हम बाजा मार रहे हैं। अब एक उल्टा काम, सही काम आपको करना है। अब के बाद कोई सपा के कांग्रेस के आदमी को पकड़ो, उसके गले में फूल का हार डालो, बोलो आप है सेकुलरिज्म के जिम्मेदार, अब चलिए बाजा बजाइए आप। तब तक हम इन लोगों की इन बातों का शिकार होते रहेंगे कि सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। मेरे भाई, हकीकत ये है, हकीकत ये है कि पार्लियामेंट इलेक्शन में समाजवादी अखिलेश का वोटर मोदी के गले का हार बन गया था, कांग्रेस का वोटर मोदी की चप्पल चाट रहा था, बीएसपी का वोटर मोदी के गोद में जाकर बैठ गया। अगर कोई मोदी का साथ नहीं दिया तो आपने नहीं दिया, इसके बावजूद भी हमसे गिला करते। अरे अगर ये बात सच नहीं तो क्या है बताओ आप? 70 पार्लियामेंट की सीट पर मोदी कामयाब हो गया, 5 लोकसभा की सीट पर मुलायम सिंह यादव बहू कामयाब हो गई, भाई का बेटा कामयाब हो गया, भाई का परनवासा कामयाब हो गया, पूरा यादव परिवार कामयाब हो गया। अगर कोई नहीं हुआ
तो फिर मुरादाबाद से आपका कैंडिडेट नहीं हुआ, शफीकुर रहमान बर्फ नहीं हुए। ये आप सोचो, 15 तारीख को वोट डालने से पहले मेरी इस बात पर सोचो, कब तक आप इन पार्टियों को वोट डालते रहेंगे? अरे अगर 8-9 मजलिस के मेले कामयाब हो जाएंगे तो खुदा की कसम, ये हमारा उम्मीदवार जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा, कोई भी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री होगा, अगर मोदी का छोटा भाई भी होगा तो हाजी साहब बोलेंगे, छोटे तेरी आंख में आंख डालकर कह रहा हूं कि मुझे अपना हक चाहिए, मेरे मसाइल को करना है। मेरे भाई, इस बगैर सियासी आवाज के हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी खिदमत का एक रिकॉर्ड रखती है। अब हमारे वजीर आजम के बारे में क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? हिंदुस्तान के वजीर आजम तो टॉयलेट में भी झांक रहे, तो कांग्रेस के लीडर भी बोल रहे उन्होंने कैसा झांके। अरे मेरे भाई, हम टॉयलेट में जाते हो क्या बोलते, अल्लाह शैतान की जगह है बचा। हम बायां पैर डालते, यहाँ तो इन दोनों मिलके दोनों हाथ डाल रहे अंदर। अजीब गंदगी है ये, अजीब गंदगी है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मुरादाबाद की आवाम के लिए जो काम किया, जिंदगी भर मुरादाबाद की आवाम भूल नहीं सकती। 500,000 की नोट बन करके हिंदुस्तान ने मुरादाबाद की बड़ा कमाता था, आज हफ्ते भर में उसको 300 कमर पे हाथ रखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कमर मटका दिया, क्योंकि अच्छे दिन तो नहीं आए, 15 लाख नहीं आए, नौकरियां नहीं मिली। मगर मेरे भाई, हम तमाम को मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने मोदी को वजीर आजम बना दिया। अगर डॉक्टर बनाता तो नहीं मालूम क्या कर देता। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में तकरीर करते मोदी साहब ने कहा कि मैंने नोटबंदी की और फिर मिसाल दी, कहा भाइयों बहनों, तो जितने लोग थे अब शुरू हो गया है फिर से। तो खैर, आपने कहा कि डॉक्टर पेशेंट का ऑपरेशन उस वक्त करता है जब पेशेंट सेहतमंद होता है। हाय मोदी साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप डॉक्टर नहीं है, वरना कोई बीमार पड़ता है तो पहले डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेता है, शिफा नहीं हुई तो एंटीबायोटिक लेता है, उसके बाद अस्पताल में एडमिट होता है, उसके टेस्ट होते हैं, तब जाकर डॉक्टर बोलता है कि भाई आपकी जान बचाना है तो ये ऑपरेशन करना जरूरी है, और तब जाकर पेशेंट का ऑपरेशन होता है। हमारे मित्रों तो जिंदों का ही पेट काट, सेहतमंद का ही पेट काट, और बोले कि डॉक्टर सेहतमंद का ऑपरेशन करता है। नहीं मोदी साहब, मैं तो कहूंगा कि इस जुमले पे तो आपको नोबेल प्राइज से बड़ा इनाम मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज से बड़ा मिलना चाहिए। क्या क्या कर दिए मुल्क का हाल, कोई जाने ना जाने, मगर हमारे वजीर आजम तो बोलते जा रहे हैं। मेरे भाई, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर समाजवादी के कैंडिडेट हैं, लोग कहते हैं कि बड़ा दबांग है। मेरे भाई, ये दबांगपन कहाँ गया था जब ये औरतें रो रही थी? ये दबांगपन कहाँ गया था जब ये औरतें तरस रही थी मदद के लिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दबांग ये नहीं है कि कोई गली कूचे में दबांग बने। दबांग वो है अगर फिरौन का दरबार होगा, या नमरूद इक़्तिदार पर होगा, या यजीद इक़्तिदार पर होगा, तो दबांग वो है जो नमरूद और फिरौन के दरबार में खड़े होकर हक की बात करे, मजलूम से इंसाफ की बात करे। ये दबांगपन होता है। ये दबांगपन नहीं है, ये छिछोरापन है, ये लौंडपना है इन लोगों का जो अपने आप को दबांग समझ रहे हैं। और कोई ये कहता है कि नहीं, ये बीजेपी से मुकाबला करेगा। अरे तुम्हारा अखिलेश नहीं रोक सका बीजेपी को,
बाबू आप क्या रोकेंगे, आप क्या रोकेंगे। इसीलिए अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, शरीफ आदमी को मौका दीजिए। याद रखिए, जब आप एक शरीफ आदमी को कामयाब करेंगे तो आप उसके घर पर जाकर लड़ सकते हो, उसका गिरबान पकड़कर पूछ सकते हैं कि तुम हमें हमारा काम क्यों नहीं किया। अगर दबान कामयाब होगा तो मैं सुना कि मौसूफ जो है, जब कोई गरीब फरियाद लेकर उनके दफ्तर को जाता है तो दबान कहते हैं 5,000 का फोन करूं, 10,000 का करूं, 15,000 का करूं। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, अभी चूचू का मुरब्बा है। अगर खुदा ना खास्ता जीत गए और सर में से सिंह निकलना शुरू हो गए, यानी लाल बत्ती आ गई, तो कोई बैठ भी नहीं सकेगा, कोई बात भी नहीं कर सकेगा। आप एक शरीफ आदमी की जरूरत है जो दिन रात काम करे इस शहर का, यहाँ के नानियों का मसला हल कर सके, यहाँ के गरीबों का हक दिला सके। और लोग बार बार बोलते हैं कि आपके 8-10 एमएलए अगर जीत जाएंगे तो क्या होगा। मेरे भाई, मैं तारीख का एक स्टूडेंट हूं, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। तारीख इंसानियत मुझको और आपको पुकार पुकार कर कहती है कि तारीख इंसानियत आपसे कह रही है कि जहां पर जरूरत पड़ी कामयाबी के लिए, ये नहीं देखा गया कि तादाद कितनी है, ये देखा जाता है कि किसके पास इखलास है। ताकत अगर सबके पास होती तो हर मसाइल हल हो जाते। वो 313 की रूहें तुमसे पुकार कर कह रही हैं कि तादाद काम में नहीं आती, इखलास काम में आता है। वो मुबारक सरजमीन का मैदान तुमसे पुकार कर कह रहा है, वो दरिया दजल्ला का किनारा, वो जो है खैमे तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यजीद ने जुल्म किया मगर तबाह हो गया, कामयाबी हक की हुई है। और एक बात सुन लो मेरी, मैं भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक ही हूं, एक ही हूं। मेरी पार्टी के कोई 10 एमपी नहीं है या 5 एमपी नहीं है समाजवादी की तरह। मेरे भाई, अल्लाह के करम से जब कभी भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए, अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, ये जिस्म तेरा है, हर चीज तेरी है, तेरे करम से यहां तक पहुंचा, तेरे हबीब के सदके में यहां तक पहुंचा। जबान को तू हुक्म फरमा, दिमाग को तू हुक्म फरमा, और जो सच्चाई है, हक है, ताकि मैं जालिमों के सामने भी हक को बयान कर सकूं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह गवाह है कि जब कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, 3 या 4 मिनट का मिलता है सिर्फ, क्योंकि पार्लियामेंट में जितनी तादाद है उसके मुताबिक वक्त मिलता, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट मिलते हैं। और उस 5 मिनट में मुझे दास्तान बयान करना पड़ता है, पूरे पॉइंट्स को बयान करना पड़ता है। ये सिर्फ अल्लाह का करम है कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोल पाता है। ये अल्लाह का करम है कि 5 मिनट की तकरीर में 5 मरतबा बीजेपी के 200 एमपी खड़े हो जाते हैं मेरे सामने, और कोई बोलता है बैठ, कोई बोलता है खामोश होगा, कोई बोलता है ये आतंकवादियों की तारीफ करने वाला है। बताओ, क्या उत्तर प्रदेश के असेंबली में आप ये नजारे नहीं देखना चाहेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के असेंबली में आप ये नजारे नहीं देखना चाहेंगे कि जब आपका नुमाइंदा खड़ा होगा तो जिन लोगों को आपसे नफरत है वो खड़े हो जाएंगे, सुनना पड़ेगा उनको हमारी बात को। हम कब तक ये डर डर को सोचते रहेंगे? बीजेपी को रोकना, यकीनन रोकिए। कौन बोल रहा है मत रोकिए? बीजेपी को हराइए और मजलिस को कामयाब करिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ख्वाब देख रहे हैं कि 11 मार्च के दिन कुछ हो जाएगा। नहीं मिस्टर मोदी, इंशाअल्लाह ताला 11 मार्च को जब नतीजा आएगा, आपकी पार्टी हारेगी, आपका ख्वाब चकनाचूर होगा। और मुरादाबाद की आवाम को एक बात कह के अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि मैंने अपने तालिब इल्म के जमाने में जब मैं स्कूल को जाता था
तो उर्दू की क्लास में मैंने किताब में एक वाक़े को पढ़ा, एक कहानी पढ़ी थी मेरे चौथी या पांचवी जमात में। वो कहानी में ये था कि एक परिंदा एक जंगल में उड़ता है, देखता क्या है कि जंगल में एक बकरी शेर के बच्चों को पाल रही है। वो बकरी जंगल में शेर के बच्चों को दूध पिला रही है। ये परिंदा बकरी के करीब आकर कहता है कि तू क्या कर रही है, तू इन शेर के बच्चों को ख्याल कर रही है, इनको दूध पिला रही है, ये बड़े होकर तुझे अपनी ग़िज़ा बना देंगे। वो बकरी कहती है कि नहीं, मैं इन शेर के बच्चों पर एहसान कर रही हूं, ये बड़े होकर मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। परिंदा बड़ा मुतासिर होता है, उसके भी दिल में ख्याल आता है कि बकरी अगर शेर के बच्चों पर एहसान कर रही है, उनको पाल रही है, मैं भी एहसान करूंगा। तो ये परिंदा एक तालाब के किनारे पर एक सांप को देखता है जो पानी में डूब रहा है। इसको अचानक ख्याल आता कि मैं भी एहसान करूंगा। वो पानी से सांप को साहिल की तरफ लाता है। वो सांप में जान नहीं होती तो उसको अपने एक पर में छुपाता है, दबाता है, फिर दूसरे पर में दबाता है ताकि उसमें कोई हरारत आ जाए। सांप में जान आ जाती, वो चला जाता सांप। उसके बाद परिंदा सोचता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने सांप पर एहसान किया, उसकी जान बचा दी। और उसके बाद जब परिंदा उड़ने की कोशिश करता, उड़ नहीं पाता। क्या देखता है परिंदा कि जिस सांप को उसने अपने परों में रखा था, वो दोनों जगह उसको डस दिया। अब चील उस परिंदे को खाने को आती, बहरहाल वो बचता बचाता निकलता है। वो ये सोचता है कि मुझे अब जाकर देखना है कि वो बकरी जिंदा है या फिर शेर के बच्चे उसको खा लिए। खैर वो जाकर देखता क्या है कि बकरी बैठी हुई है, शेर के बच्चे और बड़े हो गए, वो बकरी की हिफाजत कर रहे हैं। ये परिंदा जाकर उस बकरी से कहता है, ये क्या माजरा है, ये शेर के बच्चों को तूने पाला, बड़ा किया, ये बड़े होने के बाद तेरी हिफाजत कर रहे हैं। मैंने सांप पर एहसान किया तो सांप ने मुझे डस दिया। नौजवानों सुनो उस बकरी के जवाब को, याद रखो मेरे इस जवाब को, 15 तारीख को डालने से पहले याद रखो। उस बकरी ने कहा उस परिंदे से, ऐ नामाखून, जब तू किसी पर एहसान करता है ना, तो ये याद रख कि कभी कमजरफों पर एहसान नहीं करना, जर्फ वालों पर एहसान करना। सांप कमजरफ था, तूने सांप पर एहसान किया तो सांप ने तुझे डस दिया। मैंने शेर के बच्चों पर एहसान किया तो शेर के बच्चे मेरी हिफाजत कर रहे हैं। आप किसी पार्टी को वोट डालेंगे, आप ओवैसी को वोट डालेंगे तो आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। आप मनोज को, आप मनोज इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट दे या ना दे, इंशाअल्लाह ताला हम जर्फ के मजारे करेंगे। मगर मेरे भाई 15 तारीख को इन कमजोर और सांपों को वोट मत डालो। याद रखो 65 साल से ये लोग डसते आए। आज आपकी पार्टी आपके सामने है, एक मुतबादिल है, एक मौका हमको दीजिए, हम आपके भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हाँ, मेरे पास समाजवादी की तरह ठाट नहीं है, ऐश नहीं है, दौलत नहीं है, मगर खुदा की कसम असदुद्दीन ओवैसी के पास अल्लाह ने वो अज़ाइम दी है, वो जज्बा दिया है जो समाजवादी पार्टी के किसी लीडर के पास नहीं होगा। आओ मुझे इसका साथ दो, मुत्तहिद रहो, अपने सियासी शऊर का सबूत देकर 15 तारीख को अपनी पार्टी को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा।